Okay, so welcome back my CA Foundation students and CMA Foundation students. Today we are going to start the introduction of accounting paper which will cover the 100 marks in your exams. मैं आज अकाउंटिंग पेपर का पूरा इंट्रोडक्शन सिलेबस बताऊंगा एंड देन आफ्टर हम लोग जीरो लेवल अकाउंटिंग जिसको मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं वहां से हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। इसको एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक लेवल से। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि आपका कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता, वो भी पूरा चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना सिलेबस लिखेंगे कि हमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने पढ़ने हैं उसको लिखेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग उसके बाद से अपने चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का जो सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग है ये पूरा हम इसे 3 पार्ट्स में करके पढ़ाएंगे। 3 पार्ट्स में मतलब आपको इसके लिए बिगिनिंग से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको 3 कॉपी बना लेना होगा। कितना कॉपी? सीए फाउंडेशन में जो बच्चे लोग हैं उनको 3 कॉपी बना लेना होगा। सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चे लोगों को 2 कॉपी बनाना होगा। ठीक है, और फिर मैं ये पूरा सिलेबस लिखाने के बाद बता दूंगा कि इसमें से कौन सा 11-12 में चैप्टर नहीं होता, बाद बाकी सारे होते हैं। ठीक है, वो मैं एकदम आखिरी में आपको बता दूंगा। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर हम इससे पहला पार्ट ए जो हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग इसका नाम रखेंगे जनरल अकाउंट्स। क्या रखेंगे? जनरल अकाउंट्स। जनरल अकाउंट्स के अंदर इसके में चैप्टर नंबर 1 हम लोग लिखेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। बच्चे लोग, इससे आपके एग्जाम्स में जो मार्क्स का कवरेज होता है वह कैसे होता है। ठीक है ना, मार्क्स का कवरेज होता है वह कैसे होता है। इधर से आपके एग्जाम्स में इधर से ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आता है या फिर थियरी वाला क्वेश्चन आता है। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आएगा या फिर आपका थियरी वाला क्वेश्चन इसमें से आता है। ठीक है, यहाँ पे कितने मार्क्स का आता है सर? ये आइदर 2 नंबर का या 4 नंबर का आएगा, ये पहले चैप्टर से। या ट्रू फॉल्स आएगा। अच्छा, ट्रू फॉल्स सीए के एग्जाम्स में सिर्फ आता है। सीएमए वाले बच्चों का ट्रू फॉल्स नहीं होता है, उनका तो एमसीक्यू रहता है, एबीसीडी ऑप्शन रहता है। एबीसीडी के अंदर भी ट्रू फॉल्स दे सकता है लेकिन एबीसीडी 4 ऑप्शंस के साथ रहते हैं। इसके बाद नंबर 2 में आप लिखेंगे बच्चे नंबर 2 चैप्टर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। इसके बाद प्रिंसिपल्स एंड कॉन्वेंशंस। ये भी आपके एग्जाम्स में आइदर आपका यहां से मैक्सिमम टाइम इधर से ट्रू फॉल्स ही आता है, आइदर 2 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का इधर से क्वेश्चन आता है आपके बच्चे एग्जाम्स में। इसके बाद नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी 2 मार्क्स का आपका ट्रू फॉल्स आता है एग्जाम्स में। नंबर 4 में आप पढ़ेंगे अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज इधर से रेयर मतलब रेयर क्वेश्चन इधर से आता है और अगर आएगा तो 2 मार्क्स का आएगा, वो भी ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, नंबर 5 में लिखना बच्चे, नंबर 5 में लिखना अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन
वैल्यूएशन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ये आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का थ्योरी लिखने के लिए आता है। ठीक है, थ्योरी लिखने के लिए आएगा। नंबर 6 में बच्चों कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपके एग्जाम्स में यहां से भी 2 मार्क्स का या फिर 4 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 7 पे आ जाओ बच्चे। कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ये आपके एग्जाम्स में इधर से भी 2 मार्क्स का आएगा। एग्जाम्स में आ सकता है, दिस इज नॉट श्योर कि आएगा ही आएगा, ऐसा भी श्योर नहीं है। 7 के बाद 8 नंबर पे आ जाओ। अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आपका आएगा जर्नल, जर्नल एंट्रीज, एंट्रीज। 9 नंबर में आपका, ये भी अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट है, लेजर। 10 नंबर में आपका ट्रायल बैलेंस। 11 नंबर में कैश बुक। 12 में सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, इधर से आपके एग्जाम्स में बच्चों कैसे क्वेश्चन आएगा, इन सब से मिला करके 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। सारे चैप्टर नहीं आएंगे, जर्नल एंट्री अगर आएगा तो बाकी कैश बुक नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा, सब्सिडरी बुक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना। और 2 मार्क्स का आपको एक ट्रू एंड फॉल्स दे देगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 मार्क्स का आपको एक सब्सिडरी बुक करने के लिए दे दे और बाकी 2 मार्क्स का कोई आपको अनदर एक ट्रू फॉल्स दे दे। तो 6 या 7 नंबर का इधर से मिला के आता है, मतलब बट इट डज नॉट नेसेसरी कि सारे चैप्टर आएंगे। अगर कभी कैश बुक आपको दे दिया तो फिर जर्नल्स करने के लिए नहीं देगा, कुछ और देगा उसके बदले में। समझ में आ रहे है मेरी बात ना। तो ऐसे इस चैप्टर में मार्क्स आने का पॉसिबिलिटीज होता है। ऐसा भी रह सकता है कि 5 नंबर का एक जर्नल भी दे दिया, 4 नंबर के लिए एक आपको ट्रायल बैलेंस करने के लिए भी दे दिया। मतलब 7 में लिखा दिया हो तो 7 के ऊपर नहीं आएगा, ऐसा भी नेसेसरी नहीं है, आ सकता है, इंस्टीट्यूट दे सकता है। मतलब क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे चैप्टर है ना, छोटे छोटे जो चैप्टर है। अच्छा, बच्चे जब क्लास 11 में पढ़ते हैं तो उनको साल भर यहीं पढ़ाया जाता है, 1 साल तक उसी में जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अपने कितने दिन में पढ़ेंगे? 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। उनको कितने दिन में पढ़ाया जाता है? 1 साल में। समझ में आ रहा है ना। अपने पास बहुत सारा पढ़ाई करना है, तो ऐसे इसका मार्क्स कवरेज रहता है। अब आ जाओ बच्चे नेक्स्ट 12 नंबर पे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन
स्टेटमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इधर से आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स का आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा ना? कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट 5 या 6 नंबर का बीआरएस देके, छोटा सा एक आसान सा बीआरएस देके छोड़ देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में 10 नंबर का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है। समझ में आ रहा है ना? और आता ही है, आता नहीं है, आता ही है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा चैप्टर है। अच्छा, इसके बाद नंबर कितना है? 13, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये बच्चे लोग आपके एग्जाम्स में आपका 5 to 10 मार्क्स का आ सकता है, 5 से 10 नंबर का आ सकता है। जनरली 5 नंबर का आता है, लेकिन कभी कभी इंस्टीट्यूट, एक बार तो इंस्टीट्यूट ने 10 नंबर का एक प्रैक्टिकल सम और 2 नंबर का ट्रू फॉल्स भी इससे दे दिया। समझ में आ रहा है ना? तो थोड़ा वेरी भी कर सकता है। अगर ऐसा कि वेरी कर जाए तो ये नहीं बोलना है कि सर आप तो गलत पढ़ा दिए थे, हम लोगों को बोले थे 5 से 10 आएगा, 12 आ गया, गलत पढ़ा दिए। इंस्टीट्यूट का माइंड के ऊपर कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली जो आता है, जनरली मतलब समझ में आ रहा ना, रेगुलरिटी बेसिस पे ऐसा ही मार्क्स स्कीम है इसका। कभी ऐसा हुआ कि पेपर को टफ करना है, इसी से 12 नंबर का क्वेश्चन दे दो, तो ऐसा रहता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बच्चे आ जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इससे 10 मार्क्स से लेकर के 12 मार्क्स तक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। अच्छा चैप्टर है, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छा चैप्टर है। क्लियर है? इसके बाद से नंबर 15 में इन्वेंट्री। इन्वेंट्री बच्चों 4 to 5 मार्क्स का आता है, 4 to 5 मार्क्स का आता है। जैसे 4 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल सम दे दिया इसका, और कभी 2 मार्क्स का इसका एक ट्रू फॉल्स भी दे सकता है। 2 नंबर का ही एक ट्रू फॉल्स होता है। सर ऐसा कितना आता है? 20 ठो आता है क्या? तो सर वहीं पे पास कर जाएंगे हम लोग। ना बाबा ना, 6 आता है। 6 कितना? 6 ठो। 6 ठो 12 नंबर का आता है, और कंपलसरी अटेंड करना उसको। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल सकते हो कि चलो इसको ऑप्शनल रखते हैं, करेंगे चाहे नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी इन द एग्जाम्स पेपर। मैं आज ही के क्लास में एग्जाम्स पेपर दिखाने वाला हूं तुम लोगों को। सर डरा रहे, ओरिजिनल बात बता रहा हूं, आज ही के क्लास में दिखाऊंगा। अच्छा मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब तक मैंने जितने चैप्टर का नाम लिखाया है उसमें सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन दोनों का है ये, ठीक है? तो सीएमए वाले अगर कोई बच्चे हैं तो डर के नहीं लिखे कि क्या पता मेरा ये नहीं होगा, ये भगवान, सब है आपका। बस ना सीए वालों का और ना ही सीएमए वालों का, किसी का भी। ये सीए वालों का सीए फाउंडेशन में है, सीएमए वालों का ये बच्चा चैप्टर नहीं है, सीएमए वालों का ये वाला चैप्टर नहीं है, और 11-12 में भी ये चैप्टर नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे का 11-12 का पढ़ाई किया हुआ होगा, नहीं किया होगा, मेरे हिसाब से किसी का भी ये होता ही नहीं है चैप्टर सिलेबस में। समझ में आ रहा है ना? ये 11-12 में होता नहीं, सीधे सीधे ये सीए फाउंडेशन में ही पढ़ाया जाता है, इन्वेंट्री। अच्छा कॉलेज में लेकिन होता है, कॉलेज का सेमेस्टर 1 में होता है। तो आप में से कोई भी बच्चा जो मेरे पास सीएमए फाउंडेशन की पढ़ाई कर रहा है और वो कॉलेज में मतलब अपना नॉलेज लेने के लिए जाएगा, तो उसको इन्वेंट्री चैप्टर रहेगा, और मान लो उसका सिलेबस में सीएमए में नहीं है तो वो नहीं आएगा पढ़ने। तो वो चाहता है कि नहीं सर मेरे को कॉलेज के लिए तो पढ़ना है, तो मेरे से पढ़ सकता है, या उसका लेक्चर लेके घर पे भी कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? ये ऑप्शन ओपन किया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि आप मेरे से एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मांग सकते हो, ले सकते हो, ठीक है? चलो सर उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज है क्या? नहीं, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? अब आ जाओ नंबर 16 पे बच्चे लोग, नंबर 16 पे आ जाओ। 16 नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन
ये बच्चे आपके एग्जाम्स में आता है 5 to 10 मार्क्स, 5 से 10 नंबर का आता है, ठीक है। कभी अगर मान लो 2 मार्क्स का अगर एक एमसीक्यू इससे पूछ लिया ट्रू फॉल्स, तो 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल सम आएगा, समझ में आ रहा है ना, 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल सम आएगा। इसके बाद नंबर 17 पे आ जाओ बच्चे। 16 के बाद कितना नंबर पे हम लोग जा रहे हैं? 17, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ये भी आपके एग्जाम्स में फाइनल अकाउंट्स 5 से 10 नंबर का होता है। ज़्यादा समय ये 10 मार्क्स का ही आता है। 5, 10, 15 मार्क्स भी लिख के रखो। कभी कभी तो इंस्टीट्यूट 15 मार्क्स का भी दे देता है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। बड़ा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे अपने। 5 से 10 और 15 मार्क्स तक का भी कभी कभी दे देता है। क्लियर है? समझ आ रही मेरी बात बच्चे लोग? अच्छा, नेक्स्ट 17 के बाद 18 में आ जाओ। 18 से जो मैं लिखाने जा रहा हूं, ये सिर्फ सीए फाउंडेशन वाले बच्चे लिखेंगे। समझ में आ रहा ना? इसका दूसरा पार्ट बी, यहां से सिर्फ सीए फाउंडेशन वाले बच्चे लिखेंगे, ठीक है ना। पार्ट बी का नाम क्या होता है? पार्टनर। यहीं से आपकी कॉपी बदल जाएगी, पार्टनरशिप अकाउंट्स। मैंने बोला ना 3 कॉपी आप बनाओगे, है ना। तो एक कॉपी आपकी होगी जनरल अकाउंट्स का, दूसरा होगा आपका पार्टनरशिप अकाउंट का। अच्छा रुको। जनरल अकाउंट्स, रुक जाओ बच्चे लोग, थोड़ा सा रुक जाओ। तो लिख दिए हो क्या? लिख दिए हो तो भी कोई बात नहीं है। एक और चैप्टर इसमें लिख लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो तो सीएमए वालों का भी है, तो एक साथ ही लिखा दूं। ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ये बच्चे आपके एग्जाम्स में जो चैप्टर है, टेन to 12 मार्क्स का आ सकता है, 10 से 12 नंबर। इसमें भी अगर 12 का आएगा तो 2 मार्क्स का एक ट्रू फॉल्स रह जाएगा और 10 का प्रैक्टिकल सम। 10 का आएगा तो 10 का पूरा प्रैक्टिकल दे देगा, या एक फिर आपको ट्रू फॉल्स देगा और 8 का प्रैक्टिकल देगा। ब्रेक इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से करता है, ठीक है। इसके बाद एक और चैप्टर है, अब सीएमए वाले लोग नहीं लिखेंगे, समझ में आ रहा है ना? अब नहीं लिखेंगे एकदम भी, कसम दे दिया तुम लोग। अब 19 नंबर में एक और चैप्टर लिख लो, सीए फाउंडेशन वाले बच्चे, ठीक है ना। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको हम लोग प्यार से सिंगल एंट्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री। ये एग्जाम्स में आपके सिंगल एंट्री आता है, ये भी 5 to 10 मार्क्स पकड़ के चल लो इसको भी। अभी से सितंबर 25 में ये आया था एग्जाम्स में 12 नंबर का, 5 से, लेकिन जनरल मैक्सिमम बार 5 नंबर का दिया है। कभी इसको 10 भी दे देता है, कभी 12 भी दे देता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 19 के बाद 20 लिखने से पहले अब आप पार्ट बी कर दो। पार्ट बी, यहां तक जो पढ़ाई मैंने लिखवाया है ना, इतना सिर्फ क्लास 11 में आता है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जो मैं लिखाने जा रहा हूं वो क्लास 12 में पढ़ाई होता है, पार्ट बी में। 19 के बाद लिखना बच्चे 20, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स,
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखना बच्चे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, dissolution of firms, dissolution of firms। next, LLP और LLP ही लिखो बस। ठीक है, इसका सर मार्क्स स्कीम कैसा है? ये बेसिक्स और इससे मिला करके 5 मार्क्स के या 8 मार्क्स के आते हैं। वो भी हर टर्म में आएगा, ये कंपल्सरी नहीं है, जब आएगा तब इसने नंबर का आएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारा आ ही जाता है। समझ आ रहा है ना मेरी बात? कौन आएगा ये किसी को नहीं पता है। एडमिशन ऑफ पार्टनर से भी आपके एग्जाम्स में 8 to 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 से 12 नंबर के। जिस टर्म में पूछेगा उस टर्म में, ज़्यादा टर्म में एडमिशन ही पूछता है या तो रिटायरमेंट पूछता है, मैक्सिमम चांसेस के रहते हैं। रिटायरमेंट भी आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स का आता है। डेथ आपके एग्जाम्स में 10 to 15 मार्क्स का आ सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि एडमिशन भी आ जाएगा, रिटायरमेंट भी आ जाएगा, डेथ भी आ जाएगा। अगर मान लो एडमिशन रिटायरमेंट नहीं आया तो उस टर्म में डेथ आएगा, डेथ नहीं आया तो उस समय क्या आएगा, एडमिशन आएगा, या तो फिर गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल फॉर पार्टनरशिप आएगा। ऐसे रहता है, समझ गया ना। डिसोल्यूशन आएगा तो 8 मार्क्स तक का आ सकता है। मतलब जब एग्जाम्स में आएगा तो LLP 2 मार्क्स, वो भी ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो वहीं 8 मार्क्स में पूछेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो, अदरवाइज चांसेस कम है। ठीक है, ये तो पूरा पार्टनरशिप के बारे में है, जो बच्चे क्लास 12 में जाकर के पढ़ाई करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों का तीसरा हिस्सा जो शुरू होता है पार्ट सी, जिसके लिए एक और नए कॉपी आपको बनाने पड़ेंगे। पार्ट नंबर सी, कंपनी अकाउंट्स। ये भी CMA वाले बच्चे नहीं लिखेंगे। कंपनी अकाउंट्स, इसमें क्या है बच्चे? नंबर 1 है इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड इट्स रीइशू। रीइशू, ये बच्चे आपके एग्जाम्स में 15 मार्क्स का आता है। ठीक है, इसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स का ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है। ठीक है,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, नील नहीं पूछा जाता है जनरली, नील से लेकर 2 मार्क्स तक का आ सकता है। नंबर 4, बोनस इशू एंड बोनस इशू एंड राइट इशू, ये 10 मार्क्स का एग्जाम्स में आता है। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 10 to 15 मार्क्स का। अब एक बात बता दूं, अगर मान लो एग्जाम्स में इशू ऑफ शेयर नहीं आया, तब उस समय रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 15 नंबर का आएगा और बोनस शेयर 10 नंबर का आएगा। मतलब कंपनी अकाउंट से टोटल एग्जाम्स में 25 नंबर रहता है, 25 नंबर। ठीक है, पार्टनरशिप से सर एक टर्म में कितने मार्क्स का क्वेश्चन देगा? पार्टनरशिप से एक टर्म में पार्टनरशिप से आपको 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। पार्टनरशिप कितना का कवरेज करेगा? 20 मार्क्स टू 22 मार्क्स, मैक्सिमम 20 नंबर का, और बाद बाकी पार्ट ए से पूरा रहेगा। समझ आई मेरी बात? तो ध्यान कहाँ पे देना है, समझ में आ रहा है ना? किस पे? पार्ट ए यानी क्लास 11 का अकाउंट्स वाला। समझ आ रहा है मेरी बात? इसके बाद 10 से 15 नंबर का ये आएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और आखिरी चैप्टर लिख लो, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये 5 to 10 मार्क्स का एग्जाम्स में आ सकता है, 5 से 10 नंबर का। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए? 26, और इधर में कितने हो गए? 6। 32 चैप्टर्स तुम लोगों को पढ़ाई करना है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा भाई, एक मैंने बोला था इन्वेंट्री चैप्टर जो कि 11-12 में नहीं होता है, और एक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका ये भी शायद होता है मैक्सिमम बार। बोनस और राइट इशू नहीं होता है, और कुछ कुछ बोर्ड में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी नहीं होता है। जैसे आईएससी बोर्ड में रहता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सीबीएसई वालों को भी रहता है, डब्ल्यूबी वालों को कई बार रहता है, कई बार नहीं रहता है। ठीक है, डब्ल्यूबी से कोई पढ़ा है क्या? था ये वाला रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर? नहीं था ना, तो नहीं है। तो ये 2 चैप्टर आपका नहीं है 11 और 12 में। समझ में आ रहा है ना? आईएससी वालों का लेकिन रहता है ये वाला, क्लियर? छोटा सा रहता है, मतलब पूरा भारी भरकम वाला सब नहीं रहता है, आसान सा। बाद बाकी सारे चैप्टर्स 11-12 में। ठीक है, तो मैं ये पढ़ा दूंगा, तो 11-12 के लिए कोई झमेला, आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट खराब हो रखा है पहले का, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपका सिलेबस था जितना आपको पढ़ाई करना है अकाउंट्स में। अब अकाउंट्स से रिलेटेड मैं थोड़ी बातें आपको बता दूं, जैसा कि पता है। अच्छा, माफ करना बच्चे लोग, सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों का अलग से कुछ है। सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों का 30 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग है। ठीक है ना? ये 30 नंबर का उनका आता है, एमसीक्यू आएगा उनका, तो पूरा पेपर ही एमसीक्यू है। और बाद बाकी पार्ट ए उनका पूरा है, जिसमें से वो लोग पढ़ेंगे 70 मार्क्स का अकाउंटिंग उनके एग्जाम्स में आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, सीए वाले बच्चों का ये पूरा 100 मार्क्स का रिटेन एग्जाम्स होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर, पेपर कैसा होता है मैं एक बार पेपर दिखाना चाहूँगा। ठीक है, फटाफट पहले पेपर देख लो, उसके बाद अपने बात करते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना?
जनवरी 2026 का ही क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, एकदम ताजा ताजा गरम गरम क्वेश्चन एकदम, देखो ठीक है ना, अभी अभी जो एग्जाम्स में आया था। ठीक है, ये देखो दिख रहा है ना स्क्रीन पे, क्या बोला है, 100 मार्क्स का एग्जाम्स पेपर रहेगा, आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 6 रहता है, 3 घंटे का एग्जाम्स है। आंसर टू क्वेश्चंस आर टू बी गिवन ओनली इन इंग्लिश एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट हु हैव ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम। और मेरे को नहीं लगता हिंदी मीडियम में कोई एग्जाम देता होगा, बंगाली मीडियम इसमें नहीं होता भैया, समझ मारा ना, होता ही नहीं है। इफ अ कैंडिडेट हु हैज नॉट ऑप्टेड फॉर हिंदी मीडियम हिज और हर आंसर इन हिंदी विल नॉट बी इवेल्युएटेड। जो इंग्लिश मीडियम चूज किया था आपने, मतलब वो चूज करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के समय कि इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज किया और हिंदी में लिख के आ गया तो फिर आस्ते वो छोर आबार हो गए, ठीक है ना, फिर से एग्जाम्स देना पड़ेगा आपको। तो हम लोग तो इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, तो हिंदी वंदी निकाल कर फेंक दो, अपने लोग स्मार्ट लोग हैं, बड़े लोग हैं, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ना है, इंग्लिश में आंसर देना है। देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आंसर एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपको एग्जाम्स में करके आना ही है। उसके बाद 5 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 करना ही है। उसके बाद बचेगा कितना, 5, उस 5 में से करना है 4, मतलब 5 क्वेश्चन टोटल में आपको करना है इंक्लूडिंग क्वेश्चन नंबर 1, और हर क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर का, तो 20 × 5 कितना होता है, 100। लेकिन एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारा ब्रेक है, और ब्रेक मैं दिखाना चाहता हूं कि पेपर कितना लेंदी होता है। इसी एग्जाम्स के पेपर में अपने कोचिंग से एक बच्ची ने 84 लाया था, अभी एग्जाम्स में कितना लाया था, 100 में 84 लाया था, समझ में आ रहा ना। अभी 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 तुरंत एग्जाम हुआ था जनवरी में। अभी देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू फॉल्स रहता है, 6 क्वेश्चन 2 नंबर का, 12 नंबर का ये रहता है, ठीक है ना। देखो ये पहला रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के एक चैप्टर का नाम मैंने लिखवाया, उसी से एक क्वेश्चन है। जब मैं वो पढ़ा दूंगा तुम लोग के खून में बहेगा वो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। इसके बाद से ये देखो, ये तुम लोगों का पेपर है, 6 क्वेश्चन रहेगा ट्रू फॉल्स का, दिख रहा है ना। ये देखो तुम लोग का ये क्वेश्चंस दे रखा है, ये कंपनी अकाउंट्स का पार्ट से क्वेश्चन दे रखा है, 4 नंबर क्वेश्चन सिंगल एंट्री से दे रखा है, दिख रहा है ना, 2 नंबर का, तो सिंगल एंट्री से भी क्वेश्चन दे देता है 2 नंबर का एमसीक्यू में। तो पहले तो ये देखो, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थ्योरी क्वेश्चंस आया है तुम लोगों का, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 4 नंबर का लिखना है। फिर पेपर के अंदर ब्रेक देखो कितना है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, 1 के अंदर में ए बी सी में जा रहा है तुम लोग। देखो एक जर्नल एंट्री आया है पास करने के लिए, जर्नल एंट्री, वो भी जीएसटी वाला जर्नल एंट्री, 4 नंबर का, दिख रहा है, ये 4 एंट्री 4 नंबर, एक एंट्री गलती करोगे आपका 1 नंबर कटेगा, एक एंट्री पास करने के लिए 1 नंबर है, समझ में आ रहा है ना। स्टेप मार्किंग रहते हैं पेपर में, घबराने की बात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, तो 2 से लेकर के 6 तक 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 में से किसी 4 का आंसर देना है। अगर मान लो तुम 2 नंबर क्वेश्चंस को अटेंड करने जा रहे हो, तो 2 का अगर 2 के अंदर चले गए तो 2 का ए बी सी जो रहेगा सारा करना पड़ेगा, मतलब समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि 2 का ए कर लिया, 3 का बी कर लिया, 4 का सी कर लिया सारा, उसके बाद अटेंड कर दिया, फिर बोला हम तो 5 क्वेश्चन करके आए हैं, तो वो गिनेगा नहीं इंस्टीट्यूट। आपको 2 के अंदर घुसे हो तो 2 का सारा करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। अब समझ में आ रहा है क्यों बच्चा लोग 80 का 75 का पेपर करके निकल जाता है लो, क्योंकि छूटेगा तो पूरा ग्रुप क्वेश्चन ही छूटेगा ना, क्योंकि उसमें का नहीं आ रहा है अगर तो देखो ये अपना जो क्वेश्चन है ये कौन सा चैप्टर से दिया हुआ है, ये दिया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, 12 नंबर का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आया है, आग लगा दिया पेपर में, दिख रहा है, 12 नंबर का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन आया है, आंख के सामने देख लो। 8 एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री 12 नंबर का, समझ आ रहा है मेरी बात। ठीक से पढ़ के जाओगे ना तो फेल करने का रास्ता ही नहीं है। इस पेपर में नॉर्मल बच्चा भी 70 मार्क्स लेकर के आ सकता है। मैं ये पेपर इसीलिए दिखा रहा हूं बिकॉज टुडे इज द ओरिएंटेशन क्लास ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो पेपर आता कैसा है ये देखना है तुम लोगों को। अरे सर सीएमए वाले बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग को बहुत दुख पहुंच रहा है सर, हम लोग भी तो फीस दिए हम लोग के बारे में। मैं बोलूं एडू कुंज के दरवाजे में कदम रख दिया तुम लोग तो सीएमए फाउंडेशन पास कर गया, बस अब ज़्यादा क्या बोलूँगा मैं, बात खत्म। ठीक है,
तुम लोग का पूरा सिलेबस है, लेकिन यही क्वेश्चंस तुम लोग का, इन लोग का 6 एंट्री मिला करके 8 एंट्री मिला के 12 नंबर का पूछता है। तुम लोग का भी जनरल एंट्री ही पूछता है, लेकिन ऑप्शन देता है ABCD, टिक करो। समझ में आ रहा है? वही चीज सेम टू सेम है। तो जो भी बोल रहा हूँ वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है। हाँ, आपका 12 नंबर का एक चैप्टर से नहीं आएगा, आपका एक चैप्टर से 4 नंबर 6 नंबर 4 नंबर 6 नंबर मैक्सिमम ऐसे आएगा, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसके बाद देखो, अब 2 का A नंबर पे थे, 2 के B नंबर देखो। 2 का B जो क्वेश्चन दिया है सीधे 8 नंबर का दिया है, मतलब एक क्वेश्चन A और B मिला के 20 नंबर का हो गया ना, तो अब 2 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो ये डेप्रिसिएशन चैप्टर से आया है, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन ही है ना, हाँ जी, डेप्रिसिएशन चैप्टर दिख रहा है, डेप्रिसिएशन चैप्टर है। प्लांट और मशीनरी अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, राउंडेड अप टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी, 8 नंबर का। तो 12 8 20 खत्म हो गया ये क्वेश्चन। अब देखो यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन 3 का A, ये दिया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। कौन सा है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब देखो, जिसको पास करना है ना, वो पहले दिन से ना अलग लेवल से पढ़ाई करता है, फर्स्ट डे से अलग लेवल से पढ़ाई करता है। मतलब उसको तो पता चल गया कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, तो हमको पढ़ना कैसे, हमको सारे सम बनाने, 5 बार बनाना है क्वेश्चन मेरे को बैठ करके। और जो बच्चे लोगों को देखोगे नहीं पढ़ना है, रिजल्ट नहीं करना, वो क्लास एब्सेंट करना शुरू करते हैं पहले। फिर पीछे का बैकअप छूटेगा तो वो बैकअप नहीं करेंगे। बैकअप के वीडियो किस लिए रिकॉर्ड किया जाता है? बैकअप करने के लिए। समझ में आ रहा है ना? जल्दी पढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए, इसके लिए किया जाता है। वो बच्चे लोग अपना आदत दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये दिख रहे हो कितने नंबर का है? ये 3 का A नंबर जो क्वेश्चन दिया है, ये कितने का दिया है? 8 का दिया है कि 10 का दिया है? देखो ये 10 नंबर का दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन 10 नंबर का। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने बोला है और बैलेंस शीट बनाने बोला है। बोला भी था उन लोगों को कि रिसिप्ट पेमेंट आएगा, वहीं आया है एग्जाम्स में, 10 नंबर का। फिर B नंबर क्वेश्चन देखो कितने का दिया है। अगर ये भी 10 का दिया है तो ठीक है, नहीं तो ब्रेक होगा। अच्छा ये कितने का? ये भी 10 नंबर का दिया है। अच्छा, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये देखो, ये पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, दिख रहा है, 10 नंबर का। राम और श्याम 2 पार्टनर हैं और एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है ना। एडमिट मोहन एज अ पार्टनर, दिख रहा है। तो ये एडमिशन ऑफ पार्टनर का चैप्टर का है। तो ये आया 10 नंबर, 10 10 20 हो गया ये भी। तो हमको लग रहा है कि 2 का A और B ही अटेंड करना चाहिए। क्वेश्चन पूरा सिंपल है। सर हम लोग को तो सभी हार्ड लग रहा है, कुछ पढ़े नहीं है अभी तक। पढ़ाएंगे, तुम लोगों के भी खून में घूमेगा ये सब सारा। इसके बाद देखो, ये रिटायरमेंट का भी क्वेश्चन दिया है, 4 का A, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। A डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, दिख रहा है। ये कितने नंबर का दिया है रिटायरमेंट वाला? देख रहे हो, एंट्री 7 जनरल एंट्री 10 नंबर का दिया, ओनली 10 मार्क्स। मतलब इस बार का पेपर भी आसान आया था जनवरी का। समझ में आ रहा है ना? जनवरी टर्म का पेपर आसान ही रहता, पता नहीं क्यों। और जनवरी टर्म में ही हर बार रिजल्ट भी ज़्यादा होता है। मतलब मई टर्म में हुआ था 14 पॉइंट समथिंग रिजल्ट, और इस बार लगभग 22% रिजल्ट गया है। समझ गए? तो वो है इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा। जनवरी में बच्चे भी ज़्यादा एग्जाम देते हैं ना, 12 पास करते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा बच्चे जनवरी में एग्जाम्स देते हैं। ये 10 नंबर का आया है। अब B नंबर क्वेश्चन देखो, ये कौन सा चैप्टर का है? ये B नंबर क्वेश्चन है अपना फाइनल अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, 10 नंबर का। मतलब देखो, ब्रेक भी बढ़िया दिया है 10 नंबर का, लेकिन 3 घंटे में ही खत्म करना है, ये भी ध्यान रखना है। 3 घंटे से 1 मिनट ज़्यादा भी समय नहीं मिलेगा आपको, तुरंत कॉपी छीन लिया जाएगा। अब देखो, मेरे को तो यहीं तक सारा, मतलब 5 क्वेश्चन अटेंड करना है ना, 3 तो यहीं पे हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी है, 4 हो गया, 5 क्वेश्चन टोटल में करना है। तो अब 1 में चले आओ सीधे आप यहाँ पर। अगर आप चाहते हो 5 नंबर क्वेश्चन अटेंड करना, फाइव नंबर अगर अटेंड करना चाहते हो तो क्या है 5 में? ये 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया हुआ है, और आपका सिंगल एंट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का। इससे अच्छा हमें इशू ऑफ शेयर का क्वेश्चन कर लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन, ये देखो 15 मार्क्स का आया है इशू ऑफ शेयर का, और 5 नंबर का एक थ्योरी लिखने आया है।
What do you mean by the principal book of accounts? What are the rules of posting the journal entry into ledger? ये एकदम बेसिक चैप्टर का दिया है, जो अभी तुम लोग अकाउंटिंग बेसिक्स में स्टार्ट करेगा, वहां से दिया हुआ है क्वेश्चन। दिख रहा है कुछ? बस इतना ही पेपर है, मतलब आपको पूरा प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। और देखो, मैं जब पढ़ा के दे दूंगा, मैं अकाउंटिंग का 2 स्टडी मेट दूंगा, एक तो जिससे मैं पढ़ाऊंगा, दूसरा एक प्रैक्टिस के लिए बुक दूंगा जिससे घर में तुम लोग बैठ के प्रैक्टिस करेगा सम्स, तीसरा उसके बाद इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर पेपर्स भी तुम लोग को करना है। और मेरे एग्जाम्स में जो जैसा नंबर लेकर आएगा, आईसीआई के एग्जाम्स में नियर अबाउट वैसा ही नंबर लेकर के आएगा, समझ गए? यहाँ पास कर गए तो वहाँ रुकना बहुत मुश्किल है, वहाँ पास ही करोगे, समझ गए? तो अभी तुम लोग का पेपर इसी तरह का होता है। मैंने एकदम ताज़ा वाला पेपर दिखा दिया, ख़त्म पेपर, दिख रहा है? ख़त्म कहानी। तो ये सारा पेपर भी अवेलेबल है, आंसर्स भी इसका इंस्टीट्यूट अपलोड कर देता है, सारा मैं दिखाऊंगा धीरे धीरे कहाँ से क्या पढ़ना है तुम लोगों को। तो ये तुम लोगों का पूरा पेपर पैटर्न है बच्चे, समझ में आया मेरी बात? तो घबराना नहीं है, ये पेपर में इस लक्ष्य के साथ, इस टारगेट के साथ स्टार्ट करना है कि यही पेपर है जिसमें हम लोग 70 के नीचे सोचना ही नहीं शुरू करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एटलीस्ट 70, समझ में आ रहा है ना? फिर इकोनॉमिक्स का पेपर में एटलीस्ट 70, ये 2 पेपर में तो पहले 70 के सोच के साथ शुरुआत भी करना है। लॉ के पेपर में भी हम लोग का सोच शुरुआत ऐसा ही रहेगा, लेकिन लॉ डिपेंड करेगा बच्चे का अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर। जो जितना लिखेगा वो उतना ज़्यादा स्कोर करके निकल के आएगा, ठीक है? जो बच्चे सिर्फ सोचेगा कि हम विवेकानंद बनेंगे, स्वामी विवेकानंद सिर्फ पढ़ेंगे, एग्जाम्स में जाकर डायरेक्ट लिख देंगे, तो भैया बहुत मुश्किल है, समझ में आ रहा है ना? वो बस एक ही आदमी था, सारे लोग नहीं कर पाएंगे। तो अब आते हैं बच्चे लोग, शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बहुत बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। कॉपी आपका सामने ओपन रहेगा, कुछ मेरे को मन करेगा तो मैं लिखाऊंगा भी बीच बीच में, ठीक है? कॉपी आपका सामने रहेगा, एकदम बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग एकदम बेसिक लेवल का जो चैप्टर है उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी मैं बेसिक लेवल ही पढ़ रहा हूँ क्योंकि और भी बच्चों का धीरे धीरे एडमिशन्स हो रहा है, कुछ लोग आ रहा है, कुछ लोग नहीं आ रहा है, तो बाकी बच्चे जिनका एडमिशन्स नहीं वो भी आ जाएंगे। बेसिक क्लास छूटेगा तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, तो अभी हम लोग बच्चे सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है यहीं से स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग क्या होता है यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेज होते हैं, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। डन है ना? यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हमने दे रखा है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, इसका डेफिनेशंस क्या होता है सर? अकाउंटिंग क्या होता है बच्चे, यहां से शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग and communicating financial information to permit informed judgment and decisions by users of the accounting information। तो आप सबसे पहले आप ये लिखोगे, who are the users of the accounting information, who are the users of the accounting information। फटाफट क्वेश्चन से लिखो, who are the users of the accounting information। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स कौन कौन होते हैं? ठीक है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, लिख दिए हो ना, लिख दो या तो लिख डालो, लिख दो बच्चे। इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, आंसर में लिख दो इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स मतलब जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल यूजर्स। देखो, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन है? मैनेजमेंट है कंपनी का या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? मैनेजमेंट, यानी डायरेक्टर्स, कंपनी के, बिजनेस का ओनर, ये लोग ही मैनेज करते हैं ना। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ये बिजनेस के मैनेजर होते हैं। ये इनको अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये अपने बिजनेस का डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं, बिजनेस को कंट्रोल कर पाते हैं, बिजनेस के लिए फर्दर प्लानिंग कर पाते हैं। इसलिए ये लोग अकाउंटिंग के यूजर्स कंसिडर किए जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? दूसरा इंटरनल यूजर्स कौन होता है? उस कंपनी का एम्प्लॉय जो उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, जॉब करता है।
एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी के लिए और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अपने जिंदगी में जॉब करना चाहोगे? ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जिसकी परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर गिर रहा है, या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहोगे जिसकी परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर एक नए मुकाम को हासिल करते जा रहा है? कैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहोगे? बोलो। जो हर साल अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते जा रहा है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस में। तो एम्प्लॉय भी तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का साल भर में कंपनी ने अकाउंटिंग करके, मतलब जो भी बिजनेस किया उसकी अकाउंटिंग होगी, उसमें क्या प्रॉफिट आया है कंपनी का, पिछले साल के तुलना में, पिछले साल के लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा है या कम है, कंपनी का एसेट्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस साल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। हम देखेंगे नहीं भाई कंपनी का तो बैलेंस शीट और इंक्रीज कर गया, कंपनी की प्रॉफिट और बढ़ गई है, तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा ना, हाँ इस कंपनी के साथ हमें बने रहना है। तो एम्प्लॉय भी इंटरनल, आज के बाद कभी भी मैं क्लास में पूरे सेशन के दौरान कभी भी किसी बच्चे को खड़ा करा के पूछ दूं कि अकाउंटिंग का इंटरनल यूजर्स कौन है और नहीं बता पाया तो क्या होगा उसका हालत समझ लो, बताना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा है ना? कौन होगा? एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ये बताना पड़ेगा, ट्रेड यूनियंस फॉर वेज नेगोशिएशंस पर्पस के लिए, ये इंटरनल यूजर्स है। एक्सटर्नल कौन है भाई? एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? जैसे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स। आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते हो बताओ? इन विच कंपनी वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट योर फंड? आप अपने मनी को किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे? वैसी कंपनी जो हर साल लगातार लॉस करती है, वैसी कंपनी जिसके बारे में खबर आ रहा है कि आने वाले समय में यह लॉस करके खत्म हो जाएगा, या वैसी कंपनी जो हर साल एक नया मुकाम को हासिल कर रहा है? इन्वेस्टमेंट किस में करने की कोशिश करोगे? जिसका फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं, नए शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, ये एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोले जाते हैं। ये लोग कौन बोले जाते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स बोले जाते हैं। क्लियर है मेरी बात में? नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स। क्रेडिटर्स कौन होता है? किसी को पता है क्रेडिटर्स कौन होता है? जो हमें क्रेडिट में गुड्स या सर्विसेज उधारी में सप्लाई करता है उसको क्रेडिटर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो हमें उधारी में, क्रेडिट मतलब उधारी में जो हमें गुड्स या सर्विसेज देता है ना, उसको क्या बोलते हैं अपने? क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। जैसे मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, आप अपने फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स किसी से उधारी में खरीदते हो कि 2 महीने बाद तुमको पेमेंट करेंगे, तो वह आपका कौन है? क्रेडिटर है। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्रेडिटर्स और लेंडर्स। लेंडर कौन होते हैं? मनी लेंडर, जो आपको लोन देते हैं। कोई आदमी आपको लोन कब देगा? बोलो ना जल्दी, लोन कब देगा? आपका क्रेडिट स्टेटस बहुत खराब है, जिससे पैसा लेते हो ना फिर उसको दिखना बंद हो जाते हो, भागे भागे रहते हो। समझ में आ रहा है ना? गायब से एकदम गायब रहते हो पूरा। तो ऐसे लोगों को कोई लोन देना चाहेगा? क्रेडिट में माल सप्लाई देना चाहेगा? गुड्स सप्लाई देगा? रॉ मटेरियल सप्लाई देगा? कभी नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? तो आपका ना क्रेडिटर्स भी आपको अगर क्रेडिट में सप्लाई देता है, उधारी में बेचता है, या मनी लेंडर भी आपको अगर लोन देता है, तो वह आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखता है, आपका अकाउंट्स चेक करता है कि भाई इसका अकाउंट्स अच्छा है, अरे ये तो पैसा वाला कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, इसको दे दो, ये तो हाँ मतलब ये इसके पास से तो फंड आएगा ही आएगा, रिलीज होगा ही, ऐसा नहीं कि पैसा मार लेगा। लेकिन आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है, आप इसकी टोपी उसके सर, उसके टोपी उसके सर कर रहे हो, मतलब इससे लोन लेके उसको लोन लेकर के उसको लोन लेकर के उसको देते हो। आपका अकाउंट्स परफॉर्मेंस खराब है, लॉस में चल रही है आपकी कंपनी। आपको कोई मनी लेंड करेगा? उधारी देगा? लोन देगा? क्रेडिट में सप्लाई देगा? नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सब अकाउंटिंग यूजर्स होते हैं। कौन कौन? मनी लेंडर, इन्वेस्टर, बैंकर। समझ में आ रहा है ना? शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट भी एक्सटर्नल यूजर्स होता है, ठीक है, पब्लिक, ये सभी लोग एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग बोले जाते हैं। तो अब याद रहेगा ना कौन यूजर्स हैं, ठीक है? ये सब घर में जाके पढ़ना है ये सब घर में जाके। आ जाओ बच्चे। तो अब हम लोग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग अपने जो भी बिजनेस में हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिजनेस में क्या करते हैं हम? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। जो बिजनेस में फाइनेंशियल इवेंट्स होते हैं, जैसे हमने आपको गुड्स बेचा,
आइदर कैश में बेचा या क्रेडिट में हमने गुड्स आपको सोल्ड किया, ये फाइनेंशियल इवेंट है या नहीं है? यस और नो है? तुम लोग के अंदर आवाज की बहुत कमी है, बहुत धीरे बोलते हैं, मतलब एकदम उत्साह नहीं है, एकदम ऐसे जोश में रहना हमेशा, समझ में आ रहा है ना? इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इवेंट्स बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? अच्छा, गलती मान लो कभी हमने पूछा, तुम लोग गलती बोल दिया, जोश में ही गलती बोल दिया, तो क्या हो जाएगा? क्या ही फर्क पड़ता है? गलती बोल देगा फिर मैं सही करा दूंगा, लेकिन बोलेंगे नहीं, एकदम ऐसे बैठे रहेंगे, एकदम लग रहा है कोई मतलब एकदम शासन प्रशासन में बैठाया हुआ है, एकदम तुम लोगों को बोलना है एकदम, ठीक है ना? जोश में रहना है। तो अकाउंटिंग का ये क्या होता है, कोई भी बिजनेस में अगर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, फाइनेंशियल इवेंट करते हैं, उन सभी प्रोसीजर को ही अपने क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, फाइनेंशियल जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना। मेजर करना मतलब मेजरमेंट, कितना हमारा कैश सेल्स हुआ, कितना क्रेडिट सेल्स हुआ, कितना हमारा बेड डेप्ट हुआ, इन सब का मेजरमेंट करना। टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट, टू परमिट ताकि इसके ऊपर इन्फॉर्म्ड जजमेंट दे सके एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स, और एंड डिसीजंस दे सके बाय यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये डेफिनेशन अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने दिया है। किसने दिया है? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की तरफ से दिया गया ये डेफिनेशन है, ठीक है ना? अच्छा, ये डेफिनेशन है बच्चे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ेंगे स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का स्कोप क्या होता है? अकाउंटिंग स्कोप पे आने से पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में। ये आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग, 4 वर्ड हमने बताया ना। ये क्या चीज को आइडेंटिफाई करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को। क्या चीज को? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। तो अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं। आइडेंटिफाइंग का मीनिंग होता है स्पॉटिंग ट्रांजैक्शंस दैट हैव अ फाइनेंशियल इफेक्ट। वैसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, पहचानना जिसका फाइनेंशियल इफेक्ट है। समझ में आ रहा है ना? जिसका क्या है? फाइनेंशियल इफेक्ट है। दैट मीन्स जिसमें ट्रांजैक्शंस में मनी का लेन देन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ है। समझ में आ रहा है ना? वैसे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, या मनी का ट्रांजैक्शंस होगा। जैसे हम क्रेडिट में गुड्स किसी को बेच रहे हैं, तो रिसेंटली तुरंत तो हमारे पास कैश नहीं आ रहा है, लेकिन गुड्स हमने बेचा है, फ्यूचर में मनी हमारे पास आएगा, तो ये भी क्या बोला जाएगा? ये भी बोला जाएगा फाइनेंशियल इफेक्ट वाला ट्रांजैक्शंस। क्या बोला जाएगा? फाइनेंशियल इफेक्ट वाला ट्रांजैक्शंस। क्लियर है? इसके बाद मेजरिंग, मतलब मेजरिंग में क्या करते हैं? उसके मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना। जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, उस जिस ट्रांजैक्शंस को हमने आइडेंटिफाई किया है कि यह ट्रांजैक्शंस में फाइनेंशियल इफेक्ट है, वैसे ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना कि इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कितना हो रहा है। डन है? नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग्स करना, मतलब एंटरिंग देम सिस्टमेटिकली इन द बुक्स। बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करना? रिकॉर्ड करना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना, रिकॉर्ड करना। और नेक्स्ट है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसको करेंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को। किसको कम्युनिकेट करेंगे? इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को। प्रेजेंटिंग देम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट यूजर्स कैन मेक डिसीजंस। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको प्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, दिखाएंगे, ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स हैं वह अपने लेवल पे अपने बिजनेस डिसीजंस को, फाइनेंशियल डिसीजंस को ले सकें। क्लियर है मेरी बात? तो हमने क्या क्या वर्ड पढ़ा? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। याद रहेगा? ओके। ये देखो बच्चे, ये पहले के बारे में लिखा गया है, ठीक है? मिडिल एज में अकाउंटिंग पहले भी होता था। हु इज डबल एंट्री सिस्टम कौन लाया था भाई? डबल एंट्री सिस्टम ये कब आया था? देखो बच्चे, पहले
मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस, रोम, ये सब तुम लोगों जरूर से हिस्ट्री वगैरह में पढ़ाई किया होगा, ठीक है ना? पढ़ा था क्या? ये पहले सिस्टम क्या होता था यहाँ पर, उस समय भी एंशिएंट सिविलाइजेशन में अकाउंटिंग के तरीके ये थे। क्ले टैबलेट्स रिकॉर्डेड ट्रेड एंड टैक्सेस। क्ले टैबलेट होते थे जिससे कितने ट्रेड हुआ, कितना टैक्सेस हुआ, इससे पता किया जाता था। मतलब काउंटिंग रखा जाता था, एक मेजरमेंट रखा जाता था। सबसे पहले मिडिल एज में आकर के डबल एंट्री सिस्टम 1494 में खोजा गया, जिसको लूका पेसियोली ने, किसने? लूका पेसियोली ने इसको डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले इन्वेंट किया, इसलिए इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी अपने कंसिडर करते हैं, पिताजी अकाउंटिंग, ठीक है ना? आगे देखो बच्चे। और जब 20th सेंचुरी में कॉरपोरेट अकाउंटिंग होने लगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, स्टॉक मार्केट रेगुलेशन आया, तब ये अकाउंटिंग और भी ज़्यादा स्टार्ट हो गया। और अभी जो 21st सेंचुरी की जो अकाउंटिंग है, ये 21st सेंचुरी की अकाउंटिंग कैसे है बच्चे? अकाउंटिंग इंटीग्रेटेड विथ टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट हो गया। ईआरपी है, ईआरपी सिस्टम से रिकॉर्डिंग होता है, मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज सिस्टम में अपने आप रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एआई है, ब्लॉकचेन सिस्टम है, समझ में आ रहा है ना? ये नए नए सिस्टम आ रहे हैं अकाउंटिंग के आने वाले समय में। अब अपने बात करेंगे स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग का, किसके बारे में? अकाउंटिंग का क्या स्कोप है? जैसे तुम लोग पूछता है ना मेरे से आके बार बार कि सर हम लोग सीए, सीएमए, सीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, इसका क्या स्कोप है भविष्य में? स्कोप कुछ है, कुछ हो सकता है क्या हम लोगों का? वैसे ही अकाउंटिंग का क्या स्कोप है? देखो बच्चे, ये एग्जाम्स में लिखने भी आ सकता है। द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली, एक्सपेंडिंग बियॉन्ड मेयर बुक कीपिंग टू स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना सब नहीं याद करना होगा, सिर्फ आप इतना याद रखोगे, फॉलोइंग आर द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1 में क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस। यह सबसे पहले क्या करता है? ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। जो भी ट्रांजेक्शंस होंगे जिसमें फाइनेंशियल इफेक्ट इन्वॉल्व होगा, वैसे सभी ट्रांजेक्शंस को यह क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को ओरिजिनल एंट्री बुक्स में रिकॉर्ड करना, सच एज जर्नल्स में, कैश बुक में, एंड टू इंश्योर अ कंप्लीट एंड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड। कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, सिस्टमेटिकली, क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या? सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाएगा, तब इसको अपने क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। नंबर 2 क्या है? क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। नंबर 2 में क्या है बच्चों? क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन। इसको क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस। जो नंबर 1 में ट्रांजेक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, नंबर 1 में जो ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, उसी ट्रांजेक्शंस को हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई करते हैं, मतलब बांटते हैं कि कौन से कैश ट्रांजेक्शंस हैं यहाँ पे, इनटू रेलिवेंट कैटेगरी बाय पोस्टिंग देम टू अप्रोप्रिएट लेजर अकाउंट्स एंड देन प्रिपेयरिंग समरी लाइक द ट्रायल बैलेंस। और फिर लेजर अकाउंट्स के हेल्प से ट्रायल बैलेंस हम लोग प्रिपेयर करते हैं। यानी पहले क्या होता है? जर्नल, फिर क्या होता है? लेजर, और फिर क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तैयार किया जाता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब क्या हुआ? हमने पूरे ईयर के दौरान, पूरे ईयर भर में हमने अपने बिजनेस में प्रॉफिट किया या लॉस किया। समझ में आ रहा है मेरी बात ना? हमने कितने का कैश का इनफ्लो हुआ हमारे बिजनेस में, कितना कैश का हमारे बिजनेस से आउटफ्लो हुआ, इन सारे चीज़ों के जानकारी को एक जगह पे हम लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम लोग क्या करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? पीरियोडिक मतलब 1 ईयर का, यहाँ पर 1 ईयर का ही हम लोग पीरियोडिकल कितना लेते हैं? 1 ईयर के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह पे रिकॉर्ड किया जाता है। प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग पीरियोडिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हेल्प से, बैलेंस शीट के हेल्प से
और कैश फ्लो स्टेटमेंट के हेल्प से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का जिसका हमने अकाउंटिंग किया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अपने पता कर पाते हैं। और फिर उसके बेसिस पे हम अपने अकाउंटिंग यूजर्स को यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको बताते हैं। क्लियर है मेरी बात बच्चे लोग? इसके बाद से कंप्लायंस विथ लॉ एंड स्टैंडर्ड्स। हमें हमारे कंट्री में बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है ना? कौन बनाता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने किसको दे रखा? ICAI को दे रखा है। तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कंपनीज एक्ट है, अभी तुम लोगों को कंपनीज एक्ट का नाम भी सुना सुना लग रहा है सर। हाँ, लिखवाया था मैंने ही, ठीक है ना? तो कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस को कंपनी को फॉलो करने होते हैं। तो ये सारे कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? जो कंट्री में बनाए गए रूल्स रेगुलेशन है उसको फुलफिल करना, कंप्लाई करना। तो कंप्लायंस विथ लॉ और स्टैंडर्ड को फुलफिल करने के लिए भी अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है। इंश्योरिंग दैट अकाउंटिंग प्रोसेस adheres to applicable legal requirements such as Companies Act and the Income Tax Act as well as prescribed accounting standard। यानी हमारे जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जो बिजनेस में अकाउंटिंग प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, वो हमारे देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंड एस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन सपोर्ट में भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। हम अपने बिजनेस में फर्दर अगर डिसीजन ले पाते हैं कि हम आगे और बिजनेस को बड़ा करें, नया इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेस को ब्रॉड करें, ये किस बेसिस पे होता है? हमारे पास अगर मान लो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारी हालत कैसी है, समझ में आ रहा है ना, हमारा कितना मतलब प्रॉब्लम्स चल रहा है बिजनेस में, तो हम क्या आगे फर्दर डिसीजन ले पाएंगे? कोई कब अपने बिजनेस से थोड़ा बिजनेस को जब बड़ा करता है या नया इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, जब उसे अपने बिजनेस का ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? उसे पता होगा कि अभी अपने प्रॉफिट में है, अभी अपने पास लाखों के प्रॉफिट है, आगे फर्दर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तब करते हैं। देखो बच्चे, यहां पर सप्लाइंग एक्यूरेट एंड रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा टू असिस्ट मैनेजमेंट को एक्यूरेट और रेलिवेंट डेटा, अकाउंटिंग कंपनी के मैनेजमेंट को एक्यूरेट और रेलिवेंट फाइनेंशियल डेटा सप्लाई करता है, मतलब देता है, जिस डेटा के बेसिस पे कंपनी का मैनेजमेंट अपनी प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कर पाता है। समझ आ रही मेरी बात? फिर है सेफगार्डिंग एसेट्स, इंप्लीमेंटिंग प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग। अगर हम प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड रखेंगे, मतलब बिजनेस का हिसाब किताब पक्का रखेंगे, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, देन सिस्टम टू प्रिवेंट मिसयूज, लॉस और थेफ्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। अगर मान लो हमारा एक बिजनेस है और हम प्रॉपर अपने बिजनेस का हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं, कौन सा स्टॉक हमारे शॉप में आया, कौन सा स्टॉक सेल हो गया, कौन सा स्टॉक खराब हो गया, तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ से धीरे धीरे स्टॉक खाली हो रहा है, और सेल भी नहीं हो रहा है लेकिन खाली हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? सेल भी नहीं हो रहा है लेकिन खाली हो रहा है स्टॉक। हमने गुड्स बेचा आज 5,000 रुपये का, लेकिन पता चलेगा शाम को गले में 3,000 रुपया सिर्फ मिला, बाकी 2,000 पता नहीं सुबह से शाम आते आते अपने आप गायब हो गया। तो ये अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे तो बिजनेस लॉस कर सकता है। बिजनेस में जो रिसोर्सेस है बिजनेस का, उसका मिसयूज कर सकता है, वह एम्प्लॉय भी कर सकता है या फिर कोई बाहरी आदमी भी कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? एक्यूरेट और रेलिवेंट, मतलब हमें प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को एकदम सिक्योर्ड रखना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, मान लो मेरे 50 शॉप है, अब हर जगह पे तो हम नहीं बैठे रहेंगे ना, पॉसिबल है क्या मेरा बैठना? नहीं है। तो हम एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल मेजरमेंट रखेंगे कि भाई कोई भी प्रोडक्ट मेरे शॉप से बिकेगा उसका बिलिंग होगा, बिलिंग के थ्रू ही जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो जो कस्टमर भी आएंगे उनको भी पता है कि भाई हमें बिल लेकर के खरीदना है, और जो खरीदने वाला वो भी क्या देखेगा कि भाई बिल से हमें परचेज करना है। तो ये सारा कुछ क्या रहेगा? प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन रहेगा, कोई चोरी को मिसयूज होने की चांसेस नहीं है। तो ये अकाउंटिंग के हेल्प से ही पॉसिबल हो पाता है। जब हम प्रॉपर बुक कीपिंग करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, तब हो पाता है। ये सब अकाउंटिंग के स्कोप है बच्चे।
इसके बाद फैसिलिटेटिंग ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? तुम लोग जब आगे बड़े क्लास में आ जाओगे, इंटरमीडिएट में आ जाओगे, तब तुम लोगों को ऑडिट की पढ़ाई करनी है। किस चीज़ की? ऑडिट एक सब्जेक्ट ही मिलेगा तुम लोगों को पढ़ने के लिए। ऑडिटिंग क्या होता है? जो अकाउंटिंग प्रिपेयर किया जाता है उस अकाउंटिंग के ट्रूथफुलनेस की जांच करना। मतलब ये सही अकाउंटिंग किया गया है क्या अकाउंटिंग में गड़बड़ी किया गया है? समझ में आ रहा है ना? इसके ट्रूथफुलनेस की मेजरमेंट करना, इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑडिटिंग करना बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं बच्चे? ऑडिटिंग करना हम लोग बोलते हैं। देखिए बच्चे, फैसिलिटेटिंग ऑडिटिंग, मेंटेनिंग क्लियर एंड कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्लियर एंड कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं दैट इनेबल ऑडिटर्स। ऑडिटर्स कौन बनता है बच्चे? चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर्स बनते हैं। कौन बनता है ऑडिटर्स? चार्टर्ड अकाउंटेंट। यही कंपनी का एक्सटर्नल ऑडिट यही करते हैं। बस समझ में आ रहा है ना? इंटरनल ऑडिट कोई भी कर सकता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट ओनली एंड ओनली कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। तो ये क्लियर एंड कंप्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को इनेबल करने के लिए ऑडिटर्स वेरीफाई करता है कि जो अकाउंटिंग प्रिपेयर किया गया है वो एक्यूरेट है या नहीं है, कंप्लीट है या नहीं है, फेयर मैनर में अकाउंटिंग प्रिपेयर किया गया है या नहीं किया गया है। ऐसा तो नहीं है कि सेल कम का हुआ है ज़्यादा सेल दिखा दिया गया है, या ज़्यादा का हुआ है कम सेल करके दिखा दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? स्टॉक ज़्यादा अवेलेबल है, अनसोल्ड स्टॉक कम दिखाया गया है। ये सब चीज़ों को वह वेरीफाई करता है। इसको बोलते हैं ऑडिटिंग करना। फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब अकाउंटिंग का ही स्कोप के अंडर में आता है। नेक्स्ट है बच्चे असिस्टिंग इन टैक्सेशन। ये टैक्सेशन में भी हम टैक्स कब देंगे गवर्नमेंट को? जब हम प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, तो उसी बेसिस पे हम अपनी प्रॉपर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे, जिस इनकम के ऊपर हमें टैक्स देना है। अगर हमने बुक्स ही सही से मेंटेन नहीं किया तो सही इनकम भी हमें पता नहीं चल पाएगा और ना ही हम सही अमाउंट का टैक्स गवर्नमेंट को जमा दे पाएंगे। तो टैक्सेशन पर्पस के लिए भी हमें प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। प्रोवाइडिंग प्रिसाइज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टू मीट वेरियस टैक्स ऑब्लिगेशंस एक्यूरेटली एंड ऑन टाइम। टाइम पे हम अपना एक्यूरेट टैक्स ऑब्लिगेशंस को मेट कर पाते हैं, टैक्स का पेमेंट कर पाते हैं। अब मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम लोग कॉपी फटाफट निकाल लो, एक बार निकाल लो कॉपी आज, और चैप्टर का नाम लिख दो, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1। कॉपी के ऊपर लिख देना पहले ही, चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग लिख डालो जल्दी से। ना ना अभी समझाऊंगा नहीं, अभी नहीं समझाऊंगा, क्वेश्चन लूंगा मैं, आएगा क्वेश्चन सेशन। पहले तुम लोग को लिखना है चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। फटाफट लिख डालो इसको, तब मैं लिखाऊंगा। चले लिखना बच्चे, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देके लिखना। लिखना बच्चे, व्हाट इज द रोल ऑफ ROLE, रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। व्हाट इज द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द सोसाइटी। और देके लिखना, मतलब यही क्वेश्चंस दूसरे तरीके से भी इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी। What services can a chartered accountant provide to the society? What services can a chartered accountant provide to the society? सोसाइटी को चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या क्या सर्विस देता है? इस दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा जो लिखाने जा रहा हूं। पहले तो तुम लोग क्या बनने वाला है? CA CMA बनने वाला है।
सीए का क्या क्या सोसाइटी के टुवर्ड्स सर्विस है वो लिखना है। एग्जाम्स में आता है बच्चे 4 से 5 नंबर का ये थ्योरी लिखने के लिए, समझ में आ रहा ना, एग्जाम्स में आने वाला प्रश्न है। आंसर लिखो, फर्स्ट ऐसे बुलेट मार्किंग देके लिखना, ऐसे आंसर के पास में ऐसे बुलेट मार्किंग दे देना, लिखना एन अकाउंटेंट विथ हिज एडुकेशन, एन अकाउंटेंट विथ हिज एडुकेशन, विथ हिज एडुकेशन, कॉमा देके लिखना ट्रेनिंग, TRAINING, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, इसके बाद कॉमा देके लिखना एनालिटिकल माइंड, ANALYTICAL, एनालिटिकल माइंड, एंड एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, experience, is the best qualified, is the best qualified, best qualified to provide multiple need based service, qualified to provide multiple need based, NEED, need based service, need based service to the ever growing society, to the ever growing society, ever growing society। मतलब समझ में आया? अकाउंटेंट अपने एडुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और एनालिटिकल माइंड की वजह से ये इस इवर ग्रोइंग सोसाइटी का, इवर ग्रोइंग सोसाइटी मतलब हमारी जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है ह्यूमन बींग्स की, ये पहले के टाइम पे जो था, तुम लोग तो ज़्यादा नहीं जानता है, कुछ 300-400 साल पहले का ही जानता होगा। 300-400 साल पहले जैसा था क्या आज भी वैसा ही है? आने वाले समय वैसा ही रहेगा? नहीं। तो ये इवर चेंजिंग, इवर ग्रोइंग सोसाइटी के नीड बेस्ड सर्विस, मतलब जो भी चेंजिंग सोसाइटी का नीड की ज़रूरत की सर्विस होती है वह सब प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल, मोस्ट ऑफ द कैपेबल पर्सन होता है। समझ में आ रहा है ना? नंबर नेक्स्ट बुलेट मार्किंग दे के लिखना, नेक्स्ट बुलेट मार्किंग दे के लिखना बच्चे, ऐसे ही द अकाउंटेंट्स ऑफ टुडे, एन अकाउंटेंट्स ऑफ टुडे, टुडे कैन डू, an accountants of today can do full justice, full justice, JUSTIC, justice, not only to matters, not only to matters, not only to matters relating to taxation, matters relating to taxation, 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 कॉमा देके लिखना कॉस्टिंग, कॉस्टिंग, फिर कॉमा देके लिखना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर कॉमा देके लिखना फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर कॉमा देके लिखना कंपनी लॉ। ये सारे फील्ड में काम मिल सकता है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है? कंपनी लॉ एंड प्रोसीजियर्स, एंड प्रोसीजियर्स, PROCEDURES, PROCEDURES, प्रोसीजियर्स। बट दे कैन एक्ट इन, मतलब खाली इस फील्ड में जो लिखाया वो काम नहीं कर सकते हैं, बट आगे भी काम कर सकते हैं। दे कैन act in the field, they can act in the field, they can act in the field relating to financial policies, relating to financial policies। ये बिजनेस के लिए फाइनेंशियल पॉलिसी भी बना सकते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी फाइनेंशियल पॉलिसी ये बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? कॉमा देके लिखना बजटरी पॉलिसी, BUDGETARY, बजटरी पॉलिसीज,
पॉलिसीज। नेक्स्ट लिखना बच्चे कॉमा देके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर कॉमा देके लिखना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनेगा तो थोड़े ना इंजीनियर अकेले बना लेगा, उसको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा। समझ में आ रहा है ना? अकेले उसको क्या पता कि अकाउंट्स में कैसे क्या होता है, तो इंजीनियर को तो सामने में चाहिए भाई ऐसा एक्सपर्ट आदमी। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इवन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, एंड इवन इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, PRINCIPLES, प्रिंसिपल्स। तीसरा नंबर लिखना बच्चे, तीसरा नंबर बुलेट मार्किंग देके लिखना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सोसाइटी में क्या रोल है और तुम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, सब इसी में है। अब मत पूछना इसके बाद, आज के बाद से कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कुछ स्कोप है क्या। इतना स्कोप लिखा दे रहा हूँ, जिसमें भी करियर बनाना चाहते हो बना लो। तुमको तो पूरे इंडिया, इतना बड़ा इंडिया है, इंडिया का ही मैं बात ले लेता हूँ, फॉरेन का छोड़ दो एक बार के लिए। इतने बड़े देश में किसी एक डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छे पोस्ट चाहिए बड़ा पैकेज का, बस इतना से ही तो काम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, मोदी जी तो नहीं बनना है ना भाई हर जगह हम ही रहेंगे। समझ में आ रहा है ना? देखो तो एक जगह मिल जाएगा तो जिंदगी निकल जाएगा आराम से। लिखना बच्चे बुलेट मार्किंग देके। नेक्स्ट, द सर्विसेज रेंडर्ड बाय अकाउंटेंट्स, द सर्विसेज रेंडर्ड, रेंडर्ड मतलब होता है प्रोवाइड करना, सर्विस प्रोवाइड करना। रेंडर्ड, RENDERED, रेंडर्ड बाय द अकाउंटेंट्स टू द सोसाइटी, रेंडर्ड बाय द अकाउंटेंट टू द सोसाइटी इंक्लूड द फॉलोइंग, इंक्लूड द फॉलोइंग। फॉलोइंग के बाद ना ऐसे कोलोन दे दो, कोलोन दे करके अब रोमन का ए नंबर दे के लिखो, ABCD दे के लिखो, या रोमन का 1 2 दे के ABCD दे के लिखो, स्मॉल ए लिखना। टू मेंटेन द बुक ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर, टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट in a systematic manner, to maintain the books of accounts in systematic manner, systematic manner में books of account maintain करना, systematic manner में books of account maintain करना। B नंबर में लिखना to act as a statutory auditor, ये स्पेलिंग STATUTORY, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे यह काम करेगा। ठीक है ना? ये कौन होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिट में पढ़ाएंगे। ठीक है, नंबर C में लिखना बच्चे, टू एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर, टू एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर। C नंबर में टू एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, D नंबर में लिखना टू एक्ट एज सोशल ऑडिटर, टू एक्ट एज सोशल ऑडिटर, या सोशल ऑडिटर के तौर पे भी काम कर सकता है। कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। D में लिखना बच्चे, E में लिखना टू एक्ट एज अ टैक्सेशन एडवाइजर, टू एक्ट एज अ टैक्सेशन एडवाइजर, टैक्स एडवाइजर भी बन सकता है, टैक्सेशन एडवाइजर। नेक्स्ट, टू एक्ट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टू एक्ट एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये सब लोग लिखेगा, मतलब ऐसा नहीं कि CMA वाले बच्चे नहीं लिखेंगे, सबको लिखना है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट। टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर। जो B नंबर पॉइंट में मैंने बोला है ना, B नंबर में स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिखवाया है ना, इसको छोड़ करके जितना काम है सब CMA भी कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? B नंबर वाला छोड़कर, B नंबर वाला जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ये ओनली एंड ओनली डन बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ में आ रहा है ना? सिर्फ यही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या लिखे हो तुम लोग? मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और क्या लिखे हो?
फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब जी तक लिख चुके हो, जी के बाद क्या होता है एच, एच नंबर लिखो। टू प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, टू प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, टू प्रोवाइड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, टू मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट लिखना आई नंबर, टू एक्ट एज अ कंपनी लॉ एडवाइजर, टू एक्ट एज अ कंपनी लॉ एडवाइजर, कंपनी लॉ एडवाइजर के तौर पे भी काम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जे नंबर में लिखना टू एक्ट एज लिक्विडेटर, लिक्विडेटर LIQUIDATOR। सर ये क्या होता है लिक्विडेटर? कंपनी जब बंद होती है, शट डाउन होती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं? लिक्विडेशन। और लिक्विडेशन प्रोसेस कंपनी ऐसे नहीं कि हमारा एकदम एक छोटा सा मतलब जनरल स्टोर है, चाय की दुकान है, आज खोला नहीं चल रहा है, कस्टमर नहीं आते हैं तो उसको बढ़ा देते हैं, दुकान को ख़त्म करते हैं कहानी। कंपनी बनाने में भी बहुत प्रोसेस होता है, वो भी सारा काम चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन का। और कंपनी को डिसॉल्व करने का यानी लिक्विडेट करने का भी काम पूरा, वो भी पूरे प्रोसेस के थ्रू होता है। उसको भी कौन कंप्लीट करवाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो लिक्विडेटर के तौर पे काम कर सकता है, उसके लिए भी फी मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। समझ में आ रहा है ना? बनाने के लिए भी पैसे लेंगे और उसको ख़त्म करने के लिए भी पैसे लेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है टू एक्ट एज आर्बिट्रेटर, टू एक्ट एज आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का स्पेलिंग बोल रहा हूं, ARBITRATOR, आर्बिट्रेटर, TRATOR, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? दो लोगों के आपसी झगड़ों को सुलह कराने वाला पर्सन। समझ में आ रहा है ना? कोर्ट में भी मामला नहीं सॉल्व आउट हो पा रहा है तो कोर्ट क्या करता है? फिर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है, जिसके ऊपर दोनों पार्टीज ट्रस्ट करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सोसाइटी का ऐसा पर्सन होता है जिससे बिजनेस के रिलेशन मैटर, बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में दो अलग अलग डिफरेंट पार्टीज भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता है कि भाई ये जो फैसला बताएगा, ये जो रास्ता दिखाएगा, दोनों के बीच में आपस का समझौता वाला रास्ता बताएगा। तो वो आर्बिट्रेटर का भी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चे, टू एक्ट एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टू एक्ट एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टू एक्ट एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसल्टेंट। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कंसल्टेंट के तौर पे भी काम कर सकता है। और आखिरी पॉइंट लिख लो अभी, टू एक्ट इन द फील्ड ऑफ, टू एक्ट इन द फील्ड ऑफ, इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टू एक्ट इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में भी काम कर सकता है। समझे बात को बच्चे लोग? कितने रास्ते आपके पास? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? मतलब हम अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं, इसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स है? पॉइंट 1, ये ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करता है। सिस्टमैटिकली डॉक्यूमेंटिंग ऑल फाइनेंशियल इवेंट्स टू मेंटेन एन एक्यूरेट हिस्ट्री। जितने भी फाइनेंशियल इवेंट और ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इसकी डॉक्यूमेंट वाइज मेंटेनेंस करना अकाउंटिंग का काम होता है। ये पूरे रिकॉर्ड कीपिंग करता है, एकदम सारे ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है। नंबर 2, अगर हम अकाउंटिंग सही से करेंगे, अगर मान लो हम अपने बिजनेस का हिसाब किताब नहीं रख रहे हैं, मन में रख रहे हैं, आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है, मन में रख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कुछ लोगों को देखोगे ऐसे बोल देते हैं, छोटा बिजनेस है, बोल देंगे हम तो सब कुछ मुंह पे है मेरे, किससे हम पैसा पाते हैं और किसको पैसा देना है। ऐसे लोग कभी जाके लॉस भी कर जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? आपको एक्चुअल बिजनेस की प्रॉफिट और लॉस अगर पता करना है तो आपको प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना होगा।
तो अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव्स भी यही होती है। अकाउंटिंग बार बार बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि हमें मेंटेन करो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करो, तभी तुम्हारी एक्चुअल बिजनेस के प्रॉफिट या बिजनेस में क्या लॉस हो रहा है ये हम बता पाएंगे तुमको। समझ में आ रहा है ना? तो ये कैलकुलेटिंग बिजनेस रिजल्ट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड से 1 ईयर। स्पेसिफिक पीरियड कितने समय का होता है? 1 साल का। हम साल साल भर में बिजनेस का हिसाब करते हैं, ऐसे करते तो रेगुलर बेसिस पे, लेकिन 1 साल में पूरा इन फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। फिर इसके बाद डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मतलब हम ग्रोथ मेकिंग कर रहे हैं कि नीचे गिर रहे हैं आने वाले समय में। समझ में आ रहा है ना? या बहुत सुपर प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या पोजीशन है हमारी। प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट टू शो एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, लाइबिलिटीज मतलब कर्ज, और ओनर्स का क्या उसमें हिस्सेदारी है, ये पता चलते रहता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स कौन है अकाउंटिंग के? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स। आज ही पढ़ाया हूं। तो जो भी अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, इनको टाइम टू टाइम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। आपका बैंक वाला आपसे कभी भी बैंक वाला लोन किसको देता है? जिसको एक्चुअल में पैसे की जरूरत है उसको, या जिसको जरूरत नहीं है, जिसका बुक्स ऑफ अकाउंट स्ट्रांग है उसको? किसको लोन देना चाहता है? जरूरत हर लोगों को है पैसे की। कौन नहीं चाहता मेरे को कोई पैसा देने वाला हो, भले कर्ज में दे। सब चल जाएगा बैंक के सामने, दे दो लोन, दे देगा सबको? नहीं देगा। वह पहले बोलेगा आप अपना 3 साल का रिटर्न फाइल जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किए हैं वो लेकर के आइए। 3 साल का, 3 साल का अपना बैंक स्टेटमेंट लेकर के आइए हमारे सामने। देखेगा हाँ इसका ट्रांजेक्शन बहुत मस्त है, रोज का इसका 20-50 हज़ार का आना जाना है, दे दो, ये अपना भाई है। वो एकदम तुमको एकदम प्यार से लोन देगा। समझ में आ रहा ना? और फिर देखेगा कि आपका लास्ट ट्रांजेक्शन पिछले 2.5 साल पहले हुआ था, 50,000 रुपया आप अपने मामा से कर्ज लिए थे, उसके बाद कोई बिजनेस में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे आदमी को देगा लोन? नहीं देगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये रिलायबल डेटा देते हैं। रिलायबल मतलब जिस डेटा के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। रिलायबल किसको कहते हैं? भरोसे के लायक जो होता है। तो इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मैनेजमेंट, रेगुलेटर्स, इन सबको इंफॉर्मेशन देता है अकाउंटिंग। लॉ के जितने भी कंप्लायंसेस हैं उसको अकाउंटिंग फुलफिल करता है। कंपनीज एक्ट को, सेबी के रूल्स को, टैक्स लॉ के नियमों को ये इंश्योर करता है। इंश्योरिंग एडेरेंस टू स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, मतलब अलग अलग डिफरेंट लॉ में एक कंपनी को जो भी लॉ की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है वह सही अकाउंटिंग से फुलफिल किया जा सकता है। फिर डिसीजन मेकिंग में भी ये हमें हेल्प करता है। हेल्पिंग मैनेजमेंट प्लान, कंट्रोल स्ट्रेटजीज यूजिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। एसेट्स को सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। प्रिवेंटिंग मिसयूज और लॉस ऑफ रिसोर्स थ्रू प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल। अगर हम प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, प्रॉपर अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को अप्लाई करके रखते हैं, तो इससे हमारा एसेट्स का मिसयूज कोई बिजनेस में नहीं कर सकता है। कैश और बैंक बैलेंस भी हमारा एसेट्स होता है, स्टॉक भी हमारा एसेट्स होता है। समझ गया ना? इसको कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। क्लियर है मेरी बात? अच्छा बच्चे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ा देता हूं। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग की बिगिनिंग ही बुक कीपिंग से होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बुक कीपिंग करते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले? बुक कीपिंग मतलब पहले हिसाब लिखते हैं। डबल एंट्री तो दुकान में बैठ के नहीं करते हैं ना, कस्टमर को सामान देंगे ना, डबल एंट्री करेंगे बैठ करके। पहले नॉर्मल बुक कीपिंग करते हैं। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डेली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस सिस्टमैटिकली इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। सिस्टमैटिक तरीके से बुक ऑफ अकाउंट्स में डेली के फाइनेंशियल जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कितने का हम परचेजिंग कर रहे हैं, कितने का कैश में परचेजिंग कर रहे हैं, कितने का क्रेडिट में परचेजिंग कर रहे हैं, कितना मेरा परचेज रिटर्न हो रहा है, कितना सेल्स रिटर्न हो रहा है, कितना कैश सेल्स कर रहे हैं, कितना क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, कितना आराम से हम जोदू मोदू को क्रेडिट में दे रहे हैं, ये सारे चीज़ों को अपने रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रहा है ना? इसको बुक कीपिंग करना बोलते हैं। इट इज द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग बट नॉट द इंटायर अकाउंटिंग प्रोसेस। ये अकाउंटिंग का बेस होता है, फाउंडेशन होता है। बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इसके बीच का एक प्यारा सा डिफरेंस भी पढ़ के रखो। स्कोप, बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है, ये अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड भी करता है,
क्लासिफाई भी करता है, समराइज भी करता है और कम्युनिकेट भी करता है, इंटरप्रेटिंग भी करता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव्स है एक्यूरेट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं उनको एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना। बुक कीपिंग का नेचर क्या है? ये रूटीन होता है, क्लरिकल वर्क है, रूटीन वर्क है। मतलब हमको जो भी हम बिजनेस में परचेज सेल कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उसको हमें रिकॉर्ड करना ही है। ये रूटीन मैनर है हमारा, समझ में आ रहा है ना? रूटीन मैनर है। उसी तरह से अकाउंटिंग का नेचर क्या है? यह एनालिटिकल प्रोसेस है, इंटरप्रेटेटिव प्रोसेस है। बुक कीपिंग डिसीजन मेकिंग में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग में भर भर के रोल है। समझ में आ रहा है ना? इसमें बुक कीपिंग का स्टेजेस क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल का पहला ही स्टेज क्या होता है? बुक कीपिंग होता है। मतलब बुक कीपिंग से ही अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। समझ आया बात? एंड ये लेटर स्टेजेज होता है। पहले बुक कीपिंग हो गया तो लेटर स्टेजेस लाइक एनालिसिस करना, रिकॉर्डिंग करना, समराइजिंग करना, क्लासिफाइंग करना, एनालाइजिंग करना, डिसीजंस मेकिंग करना, उसके बेसिस पे ये सब अकाउंटिंग के अंदर में आता है। ठीक है? स्किल रिक्वायर्ड, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होने से ही बुक कीपिंग हो जाएगा। बेसिक नॉलेज है ना अकाउंट्स का आपको, तो आप बुक कीपिंग कर लोगे। लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए आपको प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्किल, एनालिटिकल स्किल आपके पास होना कंपलसरी है, तभी आप अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई? यहां तक समझने में कोई दिक्कत है बच्चा लोग? किसी भी बच्चे को ये पढ़ना पड़ेगा। ये तुम लोगों का जो स्टडी मेट आएगा उसमें ये सारा प्रिंट रहेगा। तो अभी किसी बच्चे के मन में घबराहट होता है कि सर ये नहीं, हम कैसे रिवीजन करेंगे? मैं दे दूंगा, जल्दी ही दे दूंगा तुम लोगों को। समझ में आ रहा है ना? कुछ उसमें क्या होता है ना कि नया नया चीज़ों को अपडेट करना पड़ता है स्टडी मेट में, तो इसके वजह से अपडेट एकदम लास्ट मोमेंट पे करके फिर वो प्रिंट में गया है। तो प्रिंटिंग हाउस में क्या होता है, प्रिंटिंग करके वो लोग फिर बाइंडिंग करते हैं, उसको ड्राई कराते हैं, फिर उसके बाद भेजते हैं। ऐसे निकालेंगे बुक खुल के हाथ में आ जाएगा, सब कंप्लीट करके भेजते हैं पूरा। समझ में आ रहा है ना? तो वो उनका भी प्रोसेस होता है, उनको उतना समय देना पड़ता है, तब जाके ये बुक्स मिलते हैं। बच्चों अब शेड्यूल वाइज अब आपको क्लासेस अटेंड करना है अगले क्लास से। समझ में आ रहा है ना? अब शेड्यूल आपके अप्लाई हो जाएंगे, उसी समय से आप अपने क्लासेस करेंगे। शेड्यूल आपको आपके एप्लीकेशंस पे मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।